क्योंकि देश का चेहरा बिगड़ रहा है, इस राज्य का चेहरा बिगड़ रहा है, महाराष्ट्र का चेहरा बिगड़ रहा है। क्योंकि जो भाषा को लेकर इतना स्ट्रांग यहां पर है, वो शायद किसी और राज्य में नहीं है। आप यूपी में जाइए तो तकरीबन 10-15 लाख मराठी भाषी हैं, रह रहे हैं। बनारस के घाट पे आप जाइए, पूरी की पूरी साउथ इंडियन लोगों की बस्ती है ना, रह रहे हैं ना जी। मैं हूं आबिद नकवी और हमारे साथ मेहमान हैं प्रमोद चौराशे साहब, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कई पॉलिटिकल सिस्टम में जो है बहुत अंदर भी रह चुके हैं, बाहर भी रहे हैं, तो इसलिए बहुत करीब से देश की, राज्य की सियासत के बारे में जानकारी रखते हैं। आइए हम बात करते हैं प्रमोद चौराशे साहब की। चौराशे साहब, आपका बड़ा अच्छा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, अभी आज का दिन जो है, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है, हर तरफ, चारों तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने अपने अंदाज में मना रही हैं, झंडे बैनर दिख रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कुल मिला के आप किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें कि ये सच में जो है दिल से लोग उनके संविधान को उतारे हुए हैं, या सिर्फ ऊपरी ये सब झंडे दिख रहे हैं? सालों से बाबा साहेब को हम याद कर रहे हैं और कई सालों बाद उनके जन्मदिन को एक नेशनल हॉलिडे के तौर पे पहचाना गया। अभी जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें बाबा साहेब के जेन्युइन फॉलोअर्स, जो इस देश के संविधान को पूरी तरह से मानते हैं कि हर इंसान बराबर है, हर इंसान को बराबर हक मिलना चाहिए, ये कम है, इनकी तादाद कम है। बहुत लोग हैं जो चाह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसी के ऊपर ये देश चलता रहे। लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, काफ़ी लोग जो है अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए और पॉलिटिकल गेन्स के लिए बाबा साहब की छवि को उस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो कि दुखद है। हमको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए बाबा साहब का कि उन्होंने मानवता के लिए इतना बड़ा काम किया है कि जिनके चलते, मतलब सदियों से जो एक परंपरा स्थापित हो गई थी कास्ट सिस्टम की, उसको एक तरह से, मतलब उन्होंने पूरा रोक लगाया, लोगों को एलिवेट किया। तो बाबा साहब की जो पॉलिटिक्स थी, वो देश के लिए, लोगों के लिए थी। और लोगों के साथ मतलब क्या है, लोगों से जुड़ा हुआ है देश का विकास। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा? अभी तो वोट पैसों के बलबूते पे, डरा धमका के उस तरह से लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हर इंसान पढ़ा लिखा होगा, वो सोचना शुरू करेगा। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनका ओपनिंग स्टेटमेंट रहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। लेकिन आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्या हो रहा है, सदियों से क्या हो रहा है। ये देश जो 47 में बना है, उसके पहले ये अफगानिस्तान से बर्मा तक का एक रीजन था। इट वॉज अ सब कॉन्टिनेंट। इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते थे। 47 के बाद में ये एक देश बना है। इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन हुई है। तो
तो हम सभी को उस बनाए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने जो कहा, उठा, शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। वेक अप, एजुकेट योरसेल्फ। तो आज तो माहौल ऐसा है कि कुछ लोग जो है इस संविधान के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है ये कि चारों तरफ से कि नहीं, इसमें चेंज लाने चाहिए, बदलाव किया जाना चाहिए। बल्कि अपोजिशन की तरफ से तो पिछला इलेक्शन पॉलिटिकल यही लड़ा गया है, जो पार्लियामेंट्री के साथ संविधान जो है जा रहा है, यह संविधान जो है उसमें काफ़ी बदलाव होने जा रहा है। नहीं, संविधान में बदलाव होने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर सारे इंसान जी पा रहे हैं उसी संविधान के बलबूते पर, उनको रोज़गार मिल रहा है, दे हैव अ राइट टू फ्रीडम, दे हैव अ राइट टू लिबर्टी, दे हैव अ राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, दे हैव अ राइट टू लाइवलीहुड। अगर ये मूलभूत अधिकार नहीं रहेंगे तो संविधान का क्या होगा? हमको तो उसी के साथ जीना पड़ेगा ना, ताकि ये देश बना रहे। क्योंकि बाकी देशों में जात पात वाली बात नहीं है, इसलिए वो डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। 47 के वक्त चीन हमसे बहुत पीछे था, आज हमसे तकरीबन 80 या 100 साल आगे चला गया, बिकॉज दे जस्ट फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द कंट्री, फॉर द कंट्री। हमारे पॉलिटिक्स जो है अभी भी जातिवाद और मज़हब, इन्हीं दो चीज़ों पे ना बार बार घूमती रहती है, और इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। हम 4 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम 3 कदम वापस पीछे होते हैं। ठीक है। तो आजकल तो नारे बार बल्कि लग रहे हैं, इसके अलावा कि कॉन्स्टिट्यूशन पे तो सवाल था ही कि हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है इसको। तो आप जो है इसको किस तरह से देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मतलब क्या चीज़ यहाँ नहीं है कि ये पूरे देश को उसमें ले जाना चाह रहे हैं? कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये राष्ट्र है अपने आप में, तो ये हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? क्योंकि सालों से यहाँ पे हर तरह के फेथ को फॉलो किया जा रहा है। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, ये सब अलग फेथ है ना, और वैसे ही सनातन है। उसके बाद फिर इस्लाम आया, फिर क्रिश्चियनिटी। तो ये सदियों से तो सारे फेथ एक साथ रह रहे हैं, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। डेवलपमेंट तब भी हो रहा था ना। 47 के बाद भी सारे मजहब एक साथ ही थे, अभी भी हैं, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनने से ऐसा क्या अलग हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। अच्छा, उन सब से हट के बीच में भाषा की बुनियाद के ऊपर भी शुरू हो जाता है। कई बार जो है आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुए कि साहब मुंबई के अंदर उन लोगों को जो मराठी नहीं बोल पाते वर्कर्स हैं उनको कि मराठी बोलो, ये कह के उन पर जो है हमले किए गए, उनको कहीं ना कहीं से धक्का मुक्की की गई। इस तरह से वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुए। तो इस तरह से मुंबई शहर में जो कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है इसका, बल्कि देश की इकोनॉमिक कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहाँ पे अगर इस तरह से कोई ये करे तो आप किस तरह से, कैसे जो है इसको वर्क कल्चर पे कैसे, क्या असर देखते हैं? क्या पढ़ने वाला है ये पढ़ सकता है? वर्क कल्चर पे डेफिनेटली बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मुंबई ये शहर अंग्रेज़ों ने 60 टापुओं को जोड़कर बनाया था, बिकॉज दे सॉ दिस एज अ वेरी बिग ट्रेडिंग हब। और उस ज़माने में यहाँ पर मुंबई की चर्चा जब हुई तब हिंदुस्तान भर से सारे लोग आए।
यूपी से भी आए, बिहार से भी आए, बंगाल से भी आए, आप दादर साउथ बॉम्बे उस तरफ चले जाइए तो आपको कितने लोग दिखते हैं जो 200-200 साल से यहाँ पे उनकी पीढ़ियाँ हैं, है ना। पूरा का पूरा वो क्रॉफर्ड मार्केट है। तो यहाँ पे भाषा का मसला नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे एक जगह जब आप जाते हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, कोलोकियल लैंग्वेज है, उसको सुन सुन के बोलने की कोशिश अगर कर लें तो थोड़ा आसान हो जाता है, कंपलसरी नहीं, आसान हो जाता है कम्युनिकेशन। मुझे याद है जब मैं लेट 70s में तमिलनाडु विज़िट कर रहा था पेरेंट्स के साथ, मैं बहुत छोटा था, तो कहीं दीवारों पे था डाउन विथ हिंदी, ये उस टाइम की बात है। लेकिन अभी जो है देश जिस तरह से, मतलब पूरे देश में ही कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हो चुका है, बिकॉज द कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी फास्ट। हर तरफ के बच्चे हर तरफ जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना। आंध्रा, तेलंगाना, हैदराबाद, वहाँ पे देश के हर कोने से बच्चे जा रहे हैं। वैसे ही बेंगलुरु में है, केरला में भी आपको कश्मीर के बच्चे दिखेंगे। सो इट इज़ अक्रॉस द नेशन पीपल आर माइग्रेटिंग फॉर जॉब। तो जितनी टूटी फूटी आप लोकल भाषा बोल सकते हैं कोशिश कीजिए, लेकिन उसका कोई लोकल इस तरह से इंसिस्ट नहीं कर सकता कि नहीं तुमको बोलना ही पड़ेगा, उतना एडजस्ट तुमको भी करना पड़ेगा। आप, मुंबई का नेचर ही है अकोमोडेट करना। मुंबई ने सदियों से लोगों को अकोमोडेट किया है, अपने अंदर बसाया है, सबको जगह दी है, सबको रोजगार दिया है। यहां पे मिल मजदूर जब मिले आई तभी तो कोंकण का मेजर जो क्राउड है पब्लिक यहां पे माइग्रेट करके आया, क्योंकि कोंकण में ज्यादा रोजगार नहीं था। वरना मुंबई इस टापू में सिर्फ आसपास के मछुआरे ही होते। जी हाँ। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होती तो बाकी लोग कैसे आते? मछुआरा ही होते ना। तो लोगों ने काम की तलाश में यहाँ पे आना चालू किया। तो मुंबई का कल्चर ही है कॉस्मोपॉलिटन, और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और भाषा के नाम पे मतलब किसी को मारना या किसी के साथ दादागिरी करना, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि देश का चेहरा बिगड़ रहा है, इस राज्य का चेहरा बिगड़ रहा है, महाराष्ट्र का चेहरा बिगड़ रहा है। क्योंकि जो भाषा को लेकर इतना स्ट्रांग यहाँ पर है वो शायद किसी और राज्य में नहीं है। आप यूपी में जाइए तो तकरीबन 10-15 लाख मराठी भाषी हैं, रह रहे हैं। बनारस के घाट पे आप जाइए, पूरी की पूरी साउथ इंडियन लोगों की बस्ती है ना, रह रहे हैं ना। जी, बहुत आराम से रह रहे हैं, बहुत, कोई किसी को पता भी नहीं कि कौन क्या है। हाँ, तो सिर्फ हमको देखना है हमारा ज़मीर कितना जागा हुआ है कि हम भाषा को क्या किसी पे दादागिरी, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडा बना के जो है कोई चल रहा है ना। बहुत से लोग जो पॉलिटिकल नहीं भी है वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। दुख इस बात का है, जैसे कई वीडियोस मैंने देखे हैं, आप सामने वाले को इंटिमिडेट कर देते हो। मतलब इसको समझिए जैसे मैं कॉमन एक वर्कर हूं, कहीं पे काम कर रहा हूं, मैं हिंदी भाषी हूं, मुझे पूरी तरह से वो कंफर्ट नहीं है लोकल भाषा बोलने का, तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा या अपने कंफर्ट जोन में रहूंगा। लेकिन आप मुझे डायरेक्टली मारना पीटना शुरू कर दे इस बात के लिए, ये सही नहीं है। आपको मुझे यारी दोस्ती में कंफर्ट देना पड़ेगा, है ना, तब जाके मैं ऑटोमेटिकली वो भाषा सीखना चाहूंगा। यानी उसमें प्यार मोहब्बत, हाँ, वो मिलनी चाहिए। हाँ, तो खुद ब खुद लोग बढ़ेंगे।
क्योंकि आप पहले ही अगर दीवार कर दोगे तो आप कम्युनिकेशन वहीं पे बंद कर रहे हो। ये अलग बात है कि उन राज्यों में शायद डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए लोग जा के मुंबई में ही आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना कि वो लोकल्स जो वहां पे दुखी थे यहां पे आके भी दुखी रहे। उनकी क्या गलती? उनकी क्या गलती? अगर उनके राज्य में उनके पॉलिटिशियंस ने उस तरह का डेवलपमेंट नहीं किया है तो उस आम आदमी की क्या गलती? यानी वहाँ के लीडर्स अगर आए तो उनके साथ आप थोड़ा जो है जो भी है अपना रिएक्शन या प्रोटेस्ट भी जता सकते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते वहाँ, कि वहाँ से लोग माइग्रेशन रुके, या म्यूचुअल मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होती? इंफॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं होती कि भाई हमारे यहाँ ये है, आपके यहाँ क्या हो सकता है? कई लोग हैं जो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि आमतौर पे ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं उनकी अपनी ज़मीनें हैं गांव में, लेकिन जिनके पास ज़मीनें हैं उनके पास हार्ड कैश नहीं है। यहाँ पे आते हैं, वॉचमैन की नौकरी करते हैं, कोई वड़ा पाव बेचता है, कोई कुछ और करता है। इट इज़ फॉर हार्ड कैश, ताकि कुछ पैसे मिल जाए, मैं जैसे भी जी लूँ 1 साल के लिए, 1 साल बाद मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं अपने गांव जाके ना जो कैश वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर सकूं। यही तो हो रहा है। अच्छा, इन सब से हट के थोड़ा सा फिर वही उस पर जो है कि ख़ास तरह की, जैसे बॉलीवुड में फिल्म कुछ एक ख़ास मैसेज देती हुई फिल्में लगातार बनने की कोशिश या बनाई जा रही हैं। जैसे बीच में कश्मीर को लेके हुआ कि कश्मीर को बनी, बाद में अभी जो है छावा को लेके छावा फिल्म आई, और फिर उसके बाद ये कि फिर हिस्ट्री में कि साहब औरंगज़ेब की कब्र को उखाड़ा जाए, ये किया जाए, फेंका जाए, वहाँ से एक इस तरह का संदेश मिल रहा है। तो इस तरह के संदेश को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या होना चाहिए? इसलिए कि बॉलीवुड तो हमेशा जोड़ने का काम करती रही और इसीलिए पसंद भी किया जाता रहा कि वो पूरे देश को कहीं ना कहीं, चाहे भाषाई बुनियाद पे है, प्रांत की बुनियाद पे है, धार्मिक बुनियाद पे है, सबको जोड़ने की जो मैसेज पहले सबसे पहले जाता रहा वो यहीं से दिया गया। अब जो है ये एक दूरी, एक खाई बनाने की कोशिश, तो ये क्या एजेंडा है, क्या चाहते हैं? नहीं, वो कोशिश ही रहेगी, क्योंकि ये मतलब इनकी तादाद बहुत कम है। क्योंकि बहुत से लोग क्या है, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को देखकर उनको लग रहा है कि हम एक सेट एजेंडा के सब्जेक्ट्स बनाएंगे तो हमको फंड्स जल्दी मिलेंगे। वरना और भी तो लोग हैं ना, और भी तो फिल्में बन ही रही है, और भी तो कई मुद्दे हैं। किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, बलात्कार, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस, इतने मुद्दे हैं। लेकिन हम उन्हीं मुद्दों को क्यों टारगेट कर रहे हैं जहां पे किसी का पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो रहा है या उसमें मदद हो रही है। फिल्म जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। हम कानों से सुनते हैं वो हमको याद नहीं रहेगा, फिल्म पे जो देखते हैं अगर साइलेंट भी हो तो वो विजुअल हमारे जहन में बैठ जाते हैं। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल in making the kind of film that is going to promote something that is progress. पीछे की तरफ नहीं जाए हम। मतलब कब्रें ढूंढ ढूंढ के खोदना, ये किस तरह का मजाक है ना? अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाते हैं। इंडो पाक पे चेतन आनंद साहब ने हकीकत बनाई थी, लोगों ने बहुत एंजॉय की। तो अभी जो भी फिल्में बन रही है उसकी जेन्युइनिटी क्या है?
मतलब आप उसको कितना सही ट्रीट कर पा रहे हैं उसमें, मतलब अपने एजेंडे की आड़ में आपने कुछ ज़बरदस्ती डाल दिया है जिस पे कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए ना। अगर एंटरटेनमेंट ही है तो आपका इंटेंशन सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो ऑब्जेक्शन की नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं, दूसरे कि मतलब हिस्ट्री से कम सही और सच्ची हिस्ट्री तो बताई जाए, वन साइडेड बता के तो इसका मतलब कि अपने माउसेस को हम ठीक से इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं ठीक से, जबकि आप एक ज़िम्मेदार अगर उस पर बैठे हुए हैं बेहतरीन, ये आज नहीं 100 साल बाद एक तरह से एक एकेडमिक उसमें हो सकता है कि इसके ऊपर चर्चा डिबेट हो इन सब चीज़ों पे कि ऐसा भी बनी थी। तो ऐसा ना हो कि आपने अपने एजेंडे को सेट करने के लिए आधी जानकारी दी, तो ये भी तो कहीं से अन्याय है, न्याय नहीं कर रहे हैं आप, इंसाफ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप जो है फिर बात वही आ जाती है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय दोज हू वन, जो जीतता है वो इतिहास लिखता है ना। तो अभी कुछ लोग अगर ऐसी मतलब पोजीशन में है जहां पे उनको लग रहा है कि हमारा स्टेटस एक विक्टोरियस स्टेटस है, हम जीते हुए हैं, तो हम कुछ भी बताएंगे, हम कुछ भी एजेंडा रखेंगे, तो आप एक अलग हिस्ट्री तैयार कर रहे हो आने वाले जनरेशन्स के लिए। तो आने वाले जनरेशन्स ज़्यादा डिस्टर्ब्ड या कंफ्यूज्ड होंगे। तो आखिर में एक सवाल आपसे कि इन सब को देखते हुए जो इस तरह से ख़ास एजेंडे के तहत सियासत को पोलराइजेशन की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही पिछले काफ़ी 10-11 सालों से, आपको क्या लगता है कोई उम्मीद की किरण है कि कहाँ से दिखाई दे कि एक बेहतरीन कोई लीडरशिप डेवलप हो जो पूरे देश को अपना समझे और अपनी सबकी प्रॉब्लम जो है आखिर इंसान की भी प्रॉब्लम को समझे और उनको कहीं रास्ता दिखाए, बजाय ये कि एजेंडा खुद का और सेट करे? तो कुछ है उम्मीद की किरण कहीं दिखाई दे? हाँ, डेफिनेटली उम्मीद की किरण डेफिनेटली है। जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स एवरीबडी इन सच, वो काफ़ी कुछ बहुत अच्छा सोचते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप किसी पार्टी को लेकर इन्फ्लुएंस ना हो स्ट्रांगली, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमने यही देखा है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस पार्टी का, मैं बहुत बड़ा वर्कर हूँ इस पार्टी का, ठीक है, लेकिन फाइनली देयर इज समबडी एल्स हु रन्स द पार्टी। मेरी सोच उनकी सोच मैच नहीं होगी, लेकिन मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं सोचता भी हूं तो मैं उन तक अप्रोच नहीं कर पा रहा हूं, तो वो अपने हिसाब से जो चाहे करते रहेंगे, डिसीजंस करते रहेंगे। इसलिए हर इंसान को अपने आप में खुद को एक लीडर समझना ही होगा। उसका एक वैलिड जजमेंट बहुत ज़रूरी है, उसका ज़मीर जागा होना चाहिए। He should know what is ethically right. तो हर किसी से उम्मीद की जाती है। हाँ, किसी का इंतजार नहीं करें। हर सिटीजन को खुद जागरूक होना ही पड़ेगा। He will have to voice out. किसी के इंतजार में नहीं रहे कि भगवान आएगा और हमारा भला कर देगा, ये पार्टी आएगी और वो नेता आएगा और ये नेता में बहुत दम है। तुम जब स्ट्रांग बनोगे ना, तो तुम ऑटोमेटिकली ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ोगे जो तुम्हारी इंटेंसिटी मैच करते हैं। आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, आपको अपनी पूरी ईमानदारी से, जुनून से देश के हित में सोचना पड़ेगा। तब जाके कहीं ना कहीं आप सारे लोग मिलके देखेंगे कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हमको वो लीडर मिल जाएगा, खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि हर एक को लीडर बनना है। तो जो अल्टीमेट लीडर है, जो बहुत बड़ा विजनरी है, वो ऑटोमेटिकली हमको हमारे सामने दिख जाएगा।
हम सिर्फ बैठे नहीं रहे, हम प्रोएक्टिव रहे, रिएक्ट करें, बोलें। नहीं तो बेहतरीन आपने सुझाव दिया कि सबको देश हित में आगे बढ़ना चाहिए, हर किसी की जिम्मेदारी इंडिविजुअल लेवल पे। इसमें इंतज़ार नहीं करना कि लीडर आएगा और हालात सुधारेगा, नहीं, बल्कि आप खुद निकलिए बस घर से ईमानदारी से देश हित को लेते हुए, और रास्ता खुद ब खुद जो है वो वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ आप चाहते हैं मंजिल मिलेगी। तो आज का ये चर्चा मंथन प्रोग्राम में आप ये चर्चा सुन रहे थे। इसी तरह के किसी ख़ास शख्सियत के साथ फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग इजाज़त दिए। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।